अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पीका कानून के हवाले से भी बात करेंगे, तहरीक अदम एतमाद कहाँ तक पहुंची है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर अब से कुछ देर पहले आई है कोयटा के हवाले से, जहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोयटा में एक धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले। क्या तफसीलात हैं, हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा रज़ा रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा से रज़ा रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दहशतगर्दी का एक वाक़या, जिस सिलसिले में पहले भी लसबेला के अंदर भी एक दहशतगर्दी का इस तरह का वाक़या पेश आया है। मज़ीद खबरें उनके ऊपर तबसरा और तज्ज़िया होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। रज़ा साहब, ज़रा तफसीलात बताइएगा, ये कोयटा के किस इलाके में धमाका हुआ है और अब तक की क्या खबरें इस सिलसिले में? जी, ये कोयटा शहर का जो गुंजान आबाद इलाका है, फातिमा जिन्ना रोड है और येट रोड है, जो कि बिल्कुल लियाकत बाजार के करीब है। यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो है वो धमाके की आवाज सुनी गई थी, जिसके बाद वो ये बताया जा रहा है, जो आईनी शाहिदीन है उनका कहना है कि ये पुलिस वैन के करीब हुआ है। तो आपके यहाँ पर मुख्तलिफ इस हवाले से अभी तक ये तफसीलात नहीं पता है कि ये जो ब्लास्ट है ये किस नौइयत का ब्लास्ट हुआ है। ताहम इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई और आसपास की जो इमारतें हैं उसके शीशे वगैरह टूट गए। और यहाँ पर अब तक की जो इतला है वो ये है, बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है वो इसमें जांबाक हुआ और 5 से लेकर 10 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर है जो है करीबी सिविल हॉस्पिटल जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिसमें जांबाक होने वाले के लिए जो नाम बताया जा रहा है वो साबिक DSP अजमल खान का नाम बताया जा रहा है। ताहम अभी तक इस हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो सामने नहीं आई हैं और इस हवाले से इकट्ठी की जा रही है। पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरे इलाके को जो है घेरे में ले लिया है और आमदोरफ्त के लिए वो तमाम रास्ते जो हैं वो सील कर दिए। अच्छा रज़ा साहब, ये बताइएगा कि पिछले चंद दिनों के अंदर ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी के हवाले से हाई अलर्ट्स हुए हैं। अब तक पिछले महीने 2 महीने के अंदर दहशतगर्दी के और भी वाक़यात हुए हैं कोयटा या इसके मज़ाफ़ात में? जी, कोयटा लसबेला में गुज़िश्ता दिनों में एक जो है इसी तरह के एक जो सियासतदान थे, बाप पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आगा हबीब शाह, उनकी गाड़ी लसबेला में उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा इससे कब जो है वो नौशकी और पंजगूर का एक बड़ा वाक़या हुआ था। उसके बाद से तमाम सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है, कोयटा शहर को भी खसूसी तौर पर, और यहाँ पर पुलिस के साथ साथ जो है FC के गश्त को भी बढ़ा दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रहमान का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के अंदर आज तहरीक अदम एतमाद का मामला कहाँ तक पहुँचा है इस पर भी बात होगी और पीका कवानीन के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक मशहूर एंकर पर्सन ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को डिफेमेशन का हत्या इज्जत का नोटिस भेज दिया है। इस पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, कल खान साहब की मुलाकात हुई थी काफ लीग के साथ और उनके घर पे तशरीफ़ लेकर गए। उसके बाद ये खबरें आई मीडिया के ऊपर कि जनाब चौधरियों ने ये कहा है कि जनाब आपके साथ हैं, घबराना नहीं है, हम डट के आपके साथ खड़े हैं। एग्जैक्ट जो अल्फाज थे वो ये मीडिया के ऊपर चलाए गए, जबकि एक्चुअली मीडिया का उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन हुआ ये कि कल रात को फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद उनके एक रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब एक प्रोग्राम के अंदर आए और उनसे इस मुलाकात के हवाले से सवाल किया गया। एग्जैक्टली क्या जवाब दिया उन्होंने, जरा सुनिएगा। ये आपने तारिक बशीर चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी। अली मोहम्मद खान साहब, ये इसको किस तरह देखा जाए अगर 2 घंटे के बाद काफ लीग के रहनुमा ये कह रहे हैं वजीर आजम से मिलने के बाद कि जी हमने अभी तक फैसला ही नहीं किया कि हमने हुकूमत के साथ जाना है या अपोजिशन के साथ, तो ये कहा जा सकता है कि वजीर आजम की जो मुलाकात थी वो नताइज हासिल नहीं कर सकी जो एक्चुअली आप लोग चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। कल जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग वज़ीर आज़म साहब की हुई है चौधरी साहब के साथ और परवेज़ लाई साहब दोनों के साथ, शुजात साहब के साथ, बड़ी अहम थी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से ड्यू भी थी, क्योंकि हालांकि काफ़ी बीमार रहे हैं चौधरी शुजात साहब, अल्लाह ने उनको सेहत दी है, लेकिन बहरहाल उनकी कंडीशन ऐसी है कि लाजिम था खान साहब पे कि वो वहाँ जाते। कुछ अरसे पहले गए थे लेकिन उसको काफ़ी दिन गुजर गए थे और बीच में थोड़ा अपोजिशन वालों की आनियाँ जानियाँ भी रही थी, तो कुछ हम भी फील कर रहे थे कि जाना अच्छा है।
और बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। मैं तो नहीं था उस मीटिंग का हिस्सा, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, और फिर आज खान साहब के साथ एक मुलाकात में भी जिक्र हुआ उस मीटिंग का। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें, तारिक साहब तो हमारे कैबिनेट लीग हैं और बड़े ऑनरेबल इंसान हैं, और उन्होंने एक राय दी है। लेकिन सबसे जो मुकद्दम और इम्पोर्टेंट बात है वो चोई शुजात साहब की खुद की है, जो उनकी तरफ से बात आई थी, जो अखबारों में भी आई, कि क्यू लीग किसी गैर आईनी काम के को वो सपोर्ट नहीं करेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये हुकूमत का मैंडेट है कि 5 साल वो पूरी करे। तो बाकी अब लोग हैं, कुछ कोई क्या कहेगा अपोजिशन में से, मीडिया में से क्या बात होगी, अगर बदलेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, ये आपसे आप फरमा रहे हैं कि आपकी वजीर आजम से मुलाकात हुई और ये बात वहां पे डिस्कस हुई, तो वजीर आजम ने आपको क्या बताया, कि क्या कहा है काफ लीग ने? देखो, वो तो हमारी एक मीटिंग होती है, प्रीवी होती है, उसमें कुछ मेंबरान होते हैं, जाहिर है उसको तो मैंने यहाँ नहीं डिस्कस करना, कुछ और इशू पे थी, लेकिन सरसरी सी इसका भी जिक्र आ गया। लेकिन वो बातें तो जाहिर है हमने इधर नहीं करनी है, और वैसे भी एलाइज की बातें हम क्लोज डोर मीटिंग्स में ही करते हैं। आई एग्री, लेकिन अली साहब यहाँ पे आपके एलाय जो है वो मीडिया के ऊपर आकर और MQM का ताल्लुक है, जहां तक क्यू लीग और MQM का ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादियों में कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, अपोजिशन अपनी सफ़े जरा चेक करे कि इनके बंदे ऐन वक्त पे इधर उधर ना हो जाएं। वैसे इनसे पूछना चाहूंगा, क्या अदम एतमाद की तारीख जो उन्होंने पेश करनी थी वो उन्होंने तैयार कर ली है? अच्छा, चलिए उनसे सवाल कर लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये सर जो कुछ भी हो रहा है, काफली एक जगह एक बयान दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं आपका एक सियासी मामलात के ऊपर एक पूरा तजुर्बा है, कि काफ लीग एक्चुअली इनसे कमरे में कोई बात करती है, बाहर मीडिया पे आके कोई और बात करती है? देखिए भाईजान, इस हमारी सियासत और हमारे सियासतदानों पर गुफ्तगू करना एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। यानी अली भाई और जावेद अब्बासी साहब दोनों भाई हैं, और बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं हमारी सियासत में, और बहुत सारे अच्छे लोग अभी तक इज्जत बचा के काम भी कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारी सियासत का DNA ही ख़राब मिलता है। यानी कोई करने की बात है कि क्या है, कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ अब ये इमरान खान साहब 22 साल स्ट्रगल की उन्होंने, काफली ये उन्हीं लोगों के खिलाफ जिन लोगों से वो अब हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं, जिनमें काफ लीग हो, जिनमें MQM हो, जिनमें इलेक्टेबल्स हों, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार हों, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल गई है। मिल के तो उन्होंने जरदारी साहब को ड्राइविंग सीट दी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किसी भी दुनिया के महज़ब मुल्क में ये सियासत में होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो तब्दीली लाने आए थे वो ही रवायती सियासत कर रहे हैं और वही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके खिलाफ वो तनकीद किया करते थे। और काफ लीग और मुस्लिम लीग नून, कातिल और मकतूल पार्टी इकट्ठे हैं। मौलाना फजल रहमान और ANP और महमूद खान अचकज़ई इकट्ठे हैं। यानी कोई नजरिया, कोई मकसद, कोई असूल, कोई मंतक, कोई अखलाकियात। इसके बाद आ जाइए, अब देख लीजिए कि ये जो पेट चीरने वाले पेट भर रहे हैं एक दूसरे का, ये जो हर रोज हमें ऑडियो लीक्स निकलती हैं और उनमें जो ख्यालात आते हैं, और फिर जब वो मिल के बैठे होते हैं तो अजीब सी शर्म आती है। मुझे शर्म आ रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं। अब क्या अदमे एतमाद के बाद इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या प्लान है अपोजिशन के पास? क्या लॉन्ग मार्च के बाद, यानी इस मुल्क में, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि मुल्क को एक तबाही के दहाने पर पहुंचाकर तरीके इंसाफ सिंध बचाने निकली हुई है, और सिंध को मुकम्मल तबाह करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान बचाने निकली हुई है। यानी कोई इनका कोई कॉन्सेप्ट, कोई असूल, कोई मंतक? क्या हमारी सियासत का नाम चतर चलाकी है, अय्यारी है, मक्कारी है? क्या हमारी सियासत का नाम झूठ है, मुनाफकत है? क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पे चौधरीज के हैं, चौधरीज के शहबाज शरीफ साहब क्या करने गए थे? नवाज शरीफ साहब का वो कौले ज़र्री हमारे सामने नहीं है कि 2 लोगों को नहीं लूंगा सियासत में। एक शेख रशीद, उन्होंने ज़बानी कलामी हमें बहुत, पर नून लीग में नहीं लूंगा, एक या उनसे कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ज़बानी कलामी शेख साहब ने हमें नुकसान पहुंचाया। दूसरे चौधरी जिन्होंने पार्टी तोड़ी। अब चौधरी साहब, चौधरी शुजात किताब में लिखते हैं कि 8 मरतबा में हाउस ऑफ शरीफ ने चीट किया, और कलसूम नवाज साहब हमारे घर में थी, घर से निकली, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें पार्टी से निकाला, धुआं नहीं लगने दिया, जद्दा चले गए, जावेद हाशमी को बनाकर प्रेसिडेंट। ठीक। अब आप बताएं,
कि शहबाज शरीफ उनके घर क्या करने गए थे? क्या इख्तिदार ही रह गया? जावेद अब्बासी साहब से सर पूछ लूं कि क्या। और आखिरी बात मंसूर भाई, आखिरी बात जावेद साहब से जरूर पूछिएगा कि चलो ये मान लिया सियासत 2+2 है, दरवाजे खोलने का नाम है, इख्तिदार में आने का नाम। MQM के साथ वसीम अख्तर के साथ शहबाज शरीफ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। वसीम अख्तर आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने चौधरी शुजात को मिस्टर बीन कहा था और कहा था ये गंजे लंदन में बाल लगवाने जाते हैं। नहीं हाँ, दूसरा उधर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब को कहा कि गंजे, हाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि ये गंजे बाल लगवाने जाते हैं। हाँ। पंजाब के घरों में मुजरा, हाँ। किसकी बेटी किसके साथ भागी, शहबाज शरीफ जब गिरफ्तार हुए तो कमरे से क्या निकला। यानी मैं दोहरा नहीं सकता, ठीक है। ये फिर वहां मुस्कुराते हुए खड़े हैं। क्या यही सियासत है? खुदा के लिए यार आप करो सियासत, मगर आपको हम कैसे आइडियलाइज कर सकते हैं कि ये हमारी सियासत हो रही है? जावेद अब्बासी साहब जवाब दें सर इसका। मेरे ख्याल में भट्टी साहब एक रेड लाइन तो मुकर्रर करो। रेड लाइन, जावेद अब्बासी साहब 2 सवालों के जवाब। एक तो ये रेड लाइन क्यों नहीं आप लोग बनाते हो सारे सियासतदान, ये आपसे भी सवाल है, अली मोहम्मद खान साहब भी इसका जवाब दें। और दूसरी बात ये कि एक जो पॉइंट उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के बाद क्या प्लान है, आप इमरान खान साहब को हटा लेंगे, अगर हटा लेंगे तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अब इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वहाँ पार्लिमानी सियासत में ये वो सारे लोग हैं जो किसी न किसी सूरत में मैटर करते हैं। और बाज़ाहिर हम पसंद करें लेकिन जो लोग इलेक्ट होकर असम्बलीज के अंदर आते हैं और पार्लिमान का हिस्सा होते हैं, बहरहाल उन्हें आपस में एक दूसरे से बात करनी होती है, बात करके ही आगे चीजें लेके जाते हैं। और एक मैं भट्टी साहब से इस बात से इत्तेफाक भी करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बड़ा मिसट्रस्ट रहा है, बड़े सख्त एक दूसरे के बारे में अल्फाज भी कहे गए और बहुत हदूद भी शायद क्रॉस किए गए। लेकिन फिर भी जब पार्लिमान के अंदर आदमी आता है, पार्लिमान के हिस्सा बनता है, तो आपस में बात करता है, एक दूसरे से डिस्कस करता है। अगर एक बड़ी जमात अपोजिशन में चली गई है और एक हुकूमत बना लेती है, तो ये हुकूमत बनाने वाली को कोई हक नहीं कि वो अपोजिशन को कहे कि ये मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, या हर वक्त उनको गाली दे, या हर वक्त उनको बुरा भला कहे। बल्कि कोशिश होती है कि पार्लिमान के सारे को इकट्ठा चला कर चले कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी कर सके, इस निजाम को आगे लेके चला जाए और इस निजाम के अंदर से ही फिर बेहतरी आती है। भट्टी साहब जवाब मिल गया आपको? नहीं, मैं पूरी बात आप सर बात करें, मैं वैसे ही वो भट्टी साहब को तंग कर रहा हूँ। नहीं, जवाब मिल गया मुझे ठंड पड़ गई। मैं जावेद साहब से माजरत के साथ कि अब जावेद साहब से माजरत के साथ मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन भाईजान मान लिया इसी निजाम में आपको काम करना है, सब कुछ इसी में करना है, मान लिया, मगर ये नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के लिए जाती उमरा का मुजीबुर रहमान था, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला था, धरती का नासूर था, दरिंदा था, मुगले आजम था। इसे आज अगर हमने माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। ये जरदारी साहब थे और आप कहते थे जरदारी साहब 10%, 100% पेट चीरेंगे, सड़कों पर लिटाएंगे, फलां करेंगे और फिर जो आपकी ऑडियोज लीक्स हो रही हैं उसमें आप क्या ख्याल कुछ ना कुछ तो रेड लाइन। भट्टी साहब एक सवाल बताइए, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि आपकी नजर में क्या सियासी जमातों को आज के बाद भी, मैं और दिस गोज फॉर ऑल द पार्टीज जो इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद हैं, क्या इनको किसी किस्म के इत्तेहाद नहीं बनाने चाहिए कभी भी, किसी को भी? अगर तो बनाने चाहते हैं तो आए टीवी के सामने और आके कहें कि हम माफी मांगते हैं, हमने जो कुछ कहा हम गलत थे। ये ठीक। बिलावल आके कहे कि नवाज शरीफ जियाउल हक का असल बेटा नहीं है, ठीक है, वो एक जमहूरी है। नवाज शरीफ कहें कि मैं माजरत चाहता हूं कि मैं हर मर्तबा ढील करता हूं, आइंदा नहीं करूंगा, लोगों को नहीं। जावेद अब्बासी साहब जवाब दें इस बात का, पहले माफी मांगे सर, पहले अपने माजी को क्लियर करें, उसके बाद आगे चलें। हमें क्यों बेवकूफ बनाया हुआ है, किस लिए, क्यों, हमारा क्या कसूर? जावेद अब्बासी साहब की मैंने बड़ी गौर से गुफ्तगू सुनी। देखियो, ये तो हमारी जमहूरियत जो बड़ी ही कोई दर्शनदा मसाले हमारे पास नहीं है, हम उस फेज से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से हर नया तजर्बा यहाँ होता है और मैं बहुत सारी बातों से इत्तेफाक भी रखता हूँ। जहाँ बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है, मसलन ओबामा और हिलरी क्लिंटन आपस में इलेक्शन लड़ी, सख्त बातें भी उनकी हुई
आपस में जो उन्होंने एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, प्रेसिडेंशियल जब स्पीच चल रही थी, और फिर बाद में हिलरी क्लिंटन ने उनका एक बड़ी पोजीशन भी ऑफर की तो उन्होंने ले ली। इसी तरह जब कंजर्वेटिव और लेबर इलेक्शन कर रहे होते हैं इंग्लैंड के अंदर, मैंने खुद वो इलेक्शन वॉच किए, मैं वहां पढ़ रहा था, जब मैंने देखा है बड़ी सख्त बातें एक दूसरे के खिलाफ हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब हाउसेस के अंदर जब गए तो उन्होंने मिलकर मुल्क की बात किया, उन्होंने मुल्क के इंस्टीट्यूशन की बात किया है, उन्होंने कोशिश की है कि वो एक ऐसा अच्छा लेजिस्लेशन करें जिससे नहीं। जावेद साहब इजाजत दीजिएगा, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, भट्टी साहब जिस तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं, आप जिन मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं वहां पे जमहूरियत के नाम पे डिबेट जरूर होती है, एक दूसरे से इख्तलाफ जरूर होता है, लेकिन जिस किस्म के इल्जामात और जो वहां पे कोई भी लेबर का बंदा जो है वो कंजर्वेटिव्स को जाके ये नहीं कहता मैं तेरा पेट फाड़ूंगा और तुझे चीर के यहां पे लेकर आऊंगा, तुझे घसीटता हुआ लेकर आऊंगा, वो इस तरह की पॉलिटिक्स या इस तरह की डिबेट नहीं करते, एक दूसरे से जातियात पे नहीं उतरते। ये बात आपकी ठीक है कि सब कंटिनेंट में बात करने का जरा अंदाज मुख्तलिफ है, वो इंडियन पार्लियामेंट हो या पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश की या किसी और मालिक की, वेस्ट की और अमेरिका की बात करने का तरीकाकार में इख्तलाफ में आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि शायद तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, बातें सख्त करते हैं। मैं सिर्फ ये एक अपना केस बना रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग जब किसी को अलर्ट करके पार्लियामान में पहुंचा देते हैं तो पार्लियामान में क्या हम एक दूसरे के साथ बात ना करें, क्या हम एक दूसरे से अपनी नाराजगी और अपना जाती स्कोर सेटल करने के लिए इंस्टीट्यूशन का दौर पे लगा दें? क्या 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 जमहूरियत ये सिखाती है? जमहूरियत तो ये कहती है कि आपने यानी हम कंसेंसस पैदा कर चीजों को आगे लेके जाते हैं, और जो जमहूरियत बेहतर होगी, मेरा ख्याल है कि अल्फाज का चुनाव भी बेहतर आना शुरू हो जाएगा। साहब आप बात कीजिए, फिर मैं अली साहब के पास जाऊं। चुनाव अगर हम अल्फाज का सख्त करें, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा कर दें, जिस तरह अभी एक माहौल पैदा हो गया, तो क्या एक दूसरे से दुश्मनी करने का मुल्क का फायदा होगा? ठीक है भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब। भाईजान, पहली तो माजरत के साथ कि आपकी पार्टी में भी, जब आपकी पार्टियों में भी जमहूरियत नहीं है, आपके रवैयों में भी जमहूरियत नहीं है। क्या अमेरिका में होता है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएं और वहां से सारे ओहदेदार मुंतखब कर लें? क्या ऐसा होता है कि मरियम नवाज साहबा सीनियर नायब सदर हों और शाहिद हकान अब्बासी सीनियर नायब सदर हो और मरियम नवाज साहबा सिर्फ नायब सदर हो और वो पार्टी को लीड करें? क्या ऐसा होता है कि आप जो कुछ करके नवाज शरीफ साहब गए और कितने अरसे के लिए गया, क्या अमेरिका के बरतानिया के किसी बंदे ने अमेरिका में महल बनाया हो, अमेरिका किसी बंदे ने बरतानिया में महल बनाया हो? क्या ऐसे होता है कि किसी अमेरिकी लीडर ने कहा कि इलेक्शन से 2 महीने पहले मैं वजीर आजम बन चुका था और मैं काबीना के नाम फाइनल कर चुका था? क्या वो कभी डील करके जद्दा और कभी डील करके लंदन चले जाया करते हैं? क्या वो मुझे क्यों निकाला और अवामी अदालतों की रैलियां निकालते हैं? और फिर जो आपने एक सवाल बेहतरीन उठाया, उस सवाल का जवाब है, आपकी नजर में जरदारी साहब पवित्र हैं, पाक दामन हैं, या मिस्टर 100% है? आपने स्विस बैंक आपको आवाजें मार रहे थे, मरसू मरसू काम ना करसू हो रहा था, और आप कह रहे थे कि आपकी फैक्ट्रियां अंडे बच्चे दे रही हैं, और उधर से वो आपको गद्दार कह रहे थे, उधर से आपने बीबी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया था। तो कहीं ना कहीं तो कोई रेड लाइन भाईजान, कोई आप काफ लीग आपके लिए अच्छी है कि बुरी है? और दूसरी बात यह है कि आपका क्या एक नजरिया और असूल है पीपल्स पार्टी के साथ बैठने का? ठीक है। अभी जरदारी साहब ने जो अभी कहा कि आप आए और आके लीड करें, आप क्यों नहीं आते? यार ये 101 सवाल है, कितने सवाल मैं आगे लेके जाऊं, कितने करूं? क्या आपके रवैयों में जमहूरियत नहीं, आपकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं, आपके फैसलों में जमहूरियत नहीं, आपकी हुकूमतों में? नवाज शरीफ साहब अमीर अल मोमिनीन बनने लगे थे, क्या करने लगे थे? वो जो तरमीम 14वीं तरमीम जो आपने मंजूर की है कि पार्टी लीडर के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, क्या ये जमहूरियत है? ठीक है, पार्लियामेंट की इज्जत होती है। बड़ी साहब एक पार्लियामेंट में आपने क्या पार्लियामेंट को इज्जत दी? आपने क्या सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दी? ठीक, आपने क्या अपने इदारों को इज्जत दी? आपने क्या अपने अवाम को इज्जत दी? कोई तो यार किधर है जमहूरियत? मुझे भी दिखाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं, जब भी मारना चाहता हूं अपनी जमहूरियत। एक ब्रेक लेते हैं, उसके फिर डालते हैं जमहूरियत को। नाज़रीन, इस जमहूरियत के साथ जरा दो हाथ हम भी करेंगे, अली मोहम्मद खान साहब को भी जरा मौका देंगे कि उन्होंने जमहूरियत के लिए क्या कुछ किया है, क्योंकि पीका का जो कानून है वो भी एक आला मिसाल है जिसके खिलाफ वकला मैदान में आ चुके हैं, सिविल सोसाइटी मैदान में आ चुकी है, मीडिया की तंजीमें मैदान में आ चुकी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत अभी भी कहती है कि हमने इससे पीछे नहीं हटना। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी जमहूरियत की और क्या इन सियासी जमातों में जहां पे इत्तेहाद बन रहे हैं, इत्तेहाद तोड़ने की बातें हो रही हैं, क्या इन पार्टियों को जमहूरियत की कोई कदर है या नहीं है। इरशाद भट्टी साहब ने चंद सवालात रखे थे जावेद अब्बासी साहब के सामने। जावेद अब्बासी साहब पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास जाता हूं कि आप लोग पहले अपनी पार्टियों में तो जमहूरियत लेकर आइए। एक तो देखें जी, सबसे बड़ी जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि कितनी सख्त भट्टी साहब भी बातें करते हैं तो हम खुशी खुशी से सुनते हैं, और ये उनका राइट भी है कि वो बातें करें, यही और सियासतदाना से और सियासी जमातों का हक है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करें। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी कोई बड़ी आइडियल पोजीशन है, मैंने कभी ये बात नहीं की कि यहाँ का आइडियल सिचुएशन है। मैं ये बात भी करने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम जमहूरियत के कोई बड़े चैंपियन बन गए। मैंने शुरू में कहा कि हम बड़ी चीजें अभी हमने ठीक करनी है, अगर उस रास्ते पे चल पड़े। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना तो उस रास्ते पर चलने दिया गया और ना अभी तक हम चल सके, और मंजिल तो शायद बहुत ही दूर है, लेकिन उसके लिए कोशिश जरूर हो रही है। और कोशिश यही है कि हम जो इस वक्त पाकिस्तान का मौजूदा सूरत हाल है, मैं किसी एक जमात के बारे में मसलन सबसे ज्यादा स्टेटस को तोड़ने इमरान खान साहब आए थे, वो दोनों जमातों को गाली दे रहे थे, वो कहते थे कि ये दोनों जमातों के गठजोड़ की वजह से ये काम हुआ है, वो इस सबको। और जब उन्होंने अमली सियासत शुरू की, क्या वो मुस्लिम लीग काफ के बारे में, उसकी लीडरशिप के बारे में, मेरा बहुत एहतराम है चौधरी साहिबान के बारे में, लेकिन इमरान खान साहब कहा करते थे, क्या अल्फाज उन्होंने MQM के बारे में नहीं कहे इमरान खान साहब ने या बाकी लीडरशिप के बारे में, लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार लेना पड़ा तो जाहिर है मजमूई किसी को साथ मिलाकर इक़्तिदार की तरफ आना था। उन्होंने वो सारे काम किए जिसका मतलब वो स्टेटस को तोड़कर आए थे। ठीक है, और आज उससे भी ज्यादा बदतरीन मैं मसाले में कई दे सकता हूं। एक बात मुझे जरूर यहां कहने की इजाजत दें कि अगर नेगोशिएशन नहीं होगी, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुनेंगे, अगर हम एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर हम आगे नहीं चल सकते। सियासत में दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं हो सकती, सख्त बात भी कोई करे एक दूसरे की। अली मोहम्मद खान साहब, ये सख्त बात की जो बात हो रही है, अली मोहम्मद खान साहब, सख्त बात की जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बार और सहाफती तंजीमों ने भी जो है वो पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर अब इस पर एहतजाज किया है। आज बाकायदा तौर पर एक एप्लीकेशन जो है वो सहाफती तंजीमों की जानिब से भी जमा करवा दी गई है। अच्छा, इस दौरान आपके जो और मेरे जो कप्तान हैं, उन्होंने पिछले दिनों कौम से जब खिताब किया था तो उन्होंने एक बात कही थी सहाफ़ियों के हवाले से कि जी वो पैसे लेकर काम करते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने क्या फरमाया था, जरा सुनिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आज़ादी सहाफ़त के नाम पे यहाँ माफियाज बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनके एजेंडे कुछ और हैं, या ऐसे सहाफ़ी बैठे हैं जो पैसे लेके ये सारी गंद उछाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने नाज़रीन इल्ज़ाम लगाया, और उसके बाद कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, जिसमें इरशाद भट्टी साहब भी उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, उसके अंदर ये सवाल किया गया, बल्कि इरशाद भट्टी साहब ने सवाल किया था, और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब ने उस वक्त क्या जवाब दिया था, अब जरा ये सुनिएगा। बात हुई और उसके बाद आसमा शिराजी साहिबा ने आज 1 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस जो है वो अली नवाज अवान साहब को भिजवा दिया है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या ये जायज़ है, क्या इस किस्म के इल्जामात लगाना सहाफ़ियों के ऊपर, एंकर्स के ऊपर, जिसके कोई सबूत अभी तक आप लोगों की जानिब से नहीं पेश किए गए? अगर सबूत पेश कर दें तो बेशक इनको कटहरे में लाके खड़ा करें, लेकिन क्या ये जायज़ है कि इस किस्म के इल्जामात लगा दिए जाएं? शुक्रिया मंसूर भाई। देखें, 36 मिनट हो गए हैं प्रोग्राम को, कोई 40 मिनट, मैं 1, 2 मिनट, 3 मिनट शायद बोला हूँगा, थोड़ा मुझे टाइम जरूर दीजिएगा। वैसे भी हम आपके फैन हैं, आपके वीलॉग्स भी देखते हैं सर। इस प्रोग्राम में थोड़ा हमें बोलने दें, आप वैसे ही काफी बोल लेते हैं। आप बोलिए सर, आप बोलिए। लेकिन 3-4 चीजें यहाँ उठी हैं, मुझे सबका जवाब इसलिए देना है कि हुकूमत एक होता है, वी हैव टू डील विद मैनी। देखिए, शॉर्ट जवाब दूंगा। पहली बात की यहाँ पे बैरिस्टर साहब ने कि जनाब ये हुकूमत के लोग जो है हमें मुल्क दुश्मन कहते हैं, या ये कहते हैं मुल्क तबाह कर दिया। मुल्क दुश्मन तो मैं नहीं कहूंगा, कभी भी ना कोई जिम्मेदार आदमी को मुल्क दुश्मन कह सकता है, लेकिन ये अगर हम रूटीन की हुकूमत होते, यानी पहले अपोजिशन फिर हुकूमत और ये इसी तरह स्टेटस को के लोग होते, हम ये बात करें फिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी जमात हुकूमत में आई है जो 23 साल इन लोगों के खिलाफ जो है जद्दोजहद करके आई है, 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक करके 3 पार्टी सिस्टम का सिस्टम पाकिस्तान में लेके आई है स्टेटस को के खिलाफ। अगर तो इन लोगों ने मुल्क को ठीक किया होता या तबाही की तरफ लेके नहीं गए होते, हमारी जरूरत ही नहीं थी। तो हमसे आप ट्रेडिशनल हुकूमत या अपोजिशन का रोल एक्सपेक्ट ना करें कि हम कोई 10 साल पहले हुकूमत में थे, फिर अपोजिशन में चले गए, फिर आगे हम एक जद्दोजहद के बाद, एक यूथ मूवमेंट के बाद, एक पॉपुलर मूवमेंट के बाद
एक स्टेटस को जो है उसके सिंग लड़ा के बाद जो है मंसूर साहब आए हैं, कोई मजाक नहीं है, प्लेट में रख के नहीं दिया। इसलिए हम तो सच्ची बात करेंगे, चाहे किसी को मिर्ची लगे, चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे किसी को बुरी लगे। दूसरी बात जी, बड़ा इस पे तकरीबन आधा घंटा प्रोग्राम हुआ है। भट्टी साहब तो वैसे ही मेरे छोटे भाई हैं और बड़े कर्म फरमा भी हैं, दोस्त हैं, प्यारे हैं, अच्छी बात है, सब क्लास लेते हैं। लेकिन बार बार एक इन्होंने इशू रेस किया, आपने भी रेस किया कि जनाब ये तो सारे एक ही हैं, ये देखें नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के पेट फाड़ते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, अब इकट्ठे हो गए हैं। और हमारी भी मिसाल दी कि हमने किसी के बारे में क्या बात की। देखिए मंसूर साहब, आप ये देखें कि ये लोग किस नुक्ते पे इकट्ठे हैं, हम किस नुक्ते पे इकट्ठे हैं। क्या ये लोग बुग़्ज़ इमरान खान में इकट्ठे हैं या ये लोग जो है हुब्बे पाकिस्तान, हुब्बे अवाम में इकट्ठे हैं? अगर हुब्बे अवाम में इकट्ठे हैं तो क्यों नहीं कर गए 3-3, 4-4 बार हुकूमतें करके पाकिस्तान को? अली मोहम्मद खान साहब, ये अगर ये आर्गुमेंट आप देंगे, अगर ये सर मेरी बात पूरी होने दें, सर मेरी बात पूरी होने दें, मेहरबानी फरमाएं, मेरा आर्गुमेंट पूरा होने दें। मैं आपके पूरा मैं सुनता रहा हूं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा मंसूर साहब। You have to let me complete my argument। आप कीजिए, कि ये लोग इसलिए इकट्ठे हैं, इनको पता है कि इमरान खान साहब अगर कामयाब हो गए, वक्त पूरा कर गए, जो वो करेंगे इंशाल्लाह, तो इनकी सियासत मुकम्मल छुट्टी है। स्टेटस को की कमर पे बड़ी जरब लग चुके हैं, मजीद लगने वाली है। हम क्यों इकट्ठे हैं? हम इसलिए इकट्ठे हैं, क्या हमने इख्तिदार के मजे लूटने? क्या इख्तिदार के मजों के लिए आए? हम इसलिए इकट्ठे हैं कि अगर स्टेटस को के खिलाफ MQM या PMLQ हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के मुल्क को ठीक करना चाहती है, हम क्यों उनको जो है, और ये भी मत भूलें कि ये दो बड़ी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून पाकिस्तान में हुकूमतें करती रही हैं, वज़ीर आज़म लाती रही हैं, सारा कुछ करती रही हैं। हमने इनको अपने साथ मिला के इस स्टेटस को का खात्मा करने के लिए निकले। और ये भी मत भूलें कि उस MQM जिसका लीडर अल्ताफ था, तब तक इमरान खान साहब ने उनको अपने करीब नहीं आने दिया, जब तक वो दहशतगर्द आदमी करता रहा। जब वो दूर हुए, इमरान खान साहब पहले आदमी थे कि इस मिडिल क्लास की जमात को आने दें। हमने एक मिडिल क्लास की जमात MQM को करीब किया है, उसको नहीं जो दहशतगर्दी करते थे और नून लीग के साथ भी रहे उस जमाने में और पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे। हमारे साथ जब से आए हैं, ये वो जमाना है पोस्ट अल्ताफ ये हमारे साथ आए हैं। अब आपके सवाल की तरफ आता हूं। देखिए नहीं, एक मिनट हरे, आपने बात की, सवाल रखे ना, तो मुझे उसका जवाब देने सर वो एक मिनट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक ताकि मैं आपके पास वापस आप डिटेल से दे सके, मुझे आपको बीच में ब्रेक ना लेनी पड़े। लेट्स टेक अ ब्रेक, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब देंगे अली मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली मोहम्मद खान साहब से मैंने सवाल किया था पीका कवानीन के हवाले से, और इनके पार्टी के रहनुमा अली नवाज अवान साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिस सिलसिले में 1 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस जो है आज उन्हें भेज दिया गया है। अली मोहम्मद खान साहब इसका जवाब दे रहे थे, मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई। जी अली साहब। देखिए मंसूर भाई, अनएथिकल काम कोई भी अनएथिकल करे वो नहीं होना चाहिए, चाहे हम करें चाहे कोई और करे। जिस तनाज़ुर में आपने ये बात की है उसका पहले मैं जवाब दूं, फिर खान साहब के बारे में आपने बात की उसका भी जवाब देता हूं। अली नवाज अवान साहब ने वो एक बात की और मेरे जहां तक मालूमात हैं, वो फिर ब्रेक के बाद आके उन्होंने उसको क्लियर भी किया कि उन्होंने उनका इस हवाले से बात नहीं किया। उन्होंने उनके एक आर्टिकल का जिक्र किया जो कि बड़ा तनकीद का बाइस रहा। वो आसमा बीबी हमारी बहन है, बड़ी मोहतरम जर्नलिस्ट है, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें से बड़ा क्लियरली ये जाहिर होता था कि वो उसमें टारगेट किया गया बुशरा बीबी को, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और उसमें फिर जादू टोने की जिक्र की गई जो नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ आप भी उसको कंडेम करेंगे और आप हमेशा ऐसी चीजों को कंडेम भी करते हैं। बिल्कुल। देखें, अगर बात चीजें ऐसी होती है ना मंसूर भाई के, उसमें मैं फर्ज का आपका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं कोई बात ऐसी कर दूं सबको पता लग जाए। अगर मैं ये कहूं कि एक बड़ा मशहूर एंकर जो कि एक्सप्रेस न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं प्राइम टाइम पे, और जो वीलॉग भी बड़े करते हैं और मेरे कप्तान का अक्सर जिक्र करते हैं, तो मुझे नाम लेना जरूरी नहीं है। तो जो आसमा बीबी का वो आर्टिकल था वो इसी तनाज़ुर में था कि अगर नाम नहीं भी लिया बुशरा बीबी का, लेकिन आप एक बड़ी गलत एग्जांपल दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि एज खातून को नहीं करना चाहिए था। नहीं, आप अली साहब बड़ी गलत एग्जांपल दे रहे हैं। ये आप इस तरह की बात जोड़ के बहुत गलत एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें वो मुझ तक तो आ जाती हैं, लेकिन उस कॉलम में जो कुछ लिखा हुआ था वो एक्चुअली आप वो सारी चीजें आप उन खातून के साथ नहीं जोड़ सकते। बट एनीवेज आई डोंट वांट टू एक्चुअली डिस्कस दिस। मेरा पॉइंट जो आप हमें देखिए, हम हुकूमती हलकों सवाल ये था तरीके के लोगों को लगा सब कि गैर जरूरी तौर पे जो है फर्स्ट लेडी को ड्रैग किया गया, क्या जरूरत थी? जैसे अभी कुछ दिन पहले मोहसिन बेग साहब ने जो बातें की हैं, क्या देखें आपने खुद उसको कंडेम किया है
क्या वो करने वाली बातें हैं? जिस तरीके से उन्होंने अपने क्या अपने एक मुल्क के वजीर आजम पे इस तरह के इल्जामात, जिसकी सजा इस्लाम में सजाए मौत है भाई, अली साहब जिस तरह के काम है, क्या आप कर सकते हैं बगैर सबूत के इस तरह के काम कर सकते हैं? मैं कंडेम करता हूं खातून अव्वल के हवाले से कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है अगर अब कोई लॉ बन जाता है, अली साहब मेरा सवाल इस पे अगर कोई सख्त लॉ बन जाता है जो सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा तो उसमें क्या मजाइका है? नहीं, मजाइका है ना सर, मजाइका है, मजाइका इस वजह से है जब प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क के आवाम से, कौम से खिताब करते हुए कह दे कि यहाँ पे ऐसे सहाफ़ी हैं जो पैसे लिख के कॉलम लिखते हैं या पैसे लेके काम करते हैं, आप सारे सहाफ़ियों को गंदा कर देते हैं। ये मसला है। या तो आज आप बैठे हुए हैं, लाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई विल राइट द नेम्स, बताइए वो कौन कौन से सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के जो पैसे लेके काम करते हैं। सवाल किया, जवाब तो ले लेना। मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ सर आपसे, बताइए कौन कौन से सहाफ़ी हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, वी लॉग हम आपके देखते हैं कंप्लीट, इसमें हमसे सवाल करके हमें मौका जरूर दिया करें। मंसूर भाई, इमरान खान सवाल ही आपका जो है काला शकाकू से लेके तो तुरबत तक पहुंचता है। लॉन्ग मार्च का दौर है ना सर। इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने क्या ये कहा है कि सारे सहाफ़ी, उन्होंने कहा कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं, कुछ में आप तो नहीं आते ना भाई, कुछ में देखें हम में भी अच्छे बुरे हैं, हम में भी बैरिस्टर साहब जैसे जबरदस्त लोग भी हैं, लेकिन हम में जो है स्विस बैंक वाले भी हैं, हम में पनामा वाले भी हैं, हम में डॉन लीक्स वाले भी हैं, लेकिन हम में इमरान खान साहब जैसे लोग भी हैं जो खड़े हैं, डट के खड़े, स्टेटस को के सामने जो है सीना ठोक के जो है वो खड़े। सर नाम लेते हैं ना, मेरी बात सुने, अली साहब नाम लेते हैं ना सियासतदान का, सुने आप लेते हैं ना नाम, आप इस बात से डिसएग्री करते हैं, आप सहाफ़ी का नाम लें। देखें अब आपका प्रोग्राम है, देखिए अब आपका प्रोग्राम है, आपके वी लॉग्स हैं, आपके प्रोग्राम है, आप हमारी भी क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन चूंकि हम हुकूमत में आपको ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि हुकूमत पे ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन आप अपोजिशन की भी जो कोई उनकी गलत चीज हो, अपोजिशन को भी आप थोड़ा बहुत रगेदते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे भी सहाफ़ी हैं जो पिछले 10 साल से सिर्फ इमरान खान साहब पे, तहरीक इंसाफ पे लिख रहे हैं, कभी उनके कलम से मियां साहब या जरदारी साहब के खिलाफ एक चीज नहीं निकलती। तो इस चीजों से आप क्या असर लेते हैं? देखिए सहाफ़ी कौन होता है, देखिए भट्टी साहब बैठे हैं, मैं तो देखता हूं हमारी भी, हाँ हम पे भी तनकीद करते हैं, मियां साहब पे भी करते हैं, जरदारी साहब पे भी करते हैं, कभी हमारे खिलाफ ज्यादा करते हैं, कभी उनके खिलाफ, लेकिन बैलेंस तो रखते हैं। लेकिन एक सहाफ़ी अगर 10 साल से कंटिन्यूसली एक जमात को टारगेट कर रहा है या एक चैनल अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है, फेक न्यूज चला रहा है, तो आप इसको सहाफत कैसे कह सकते हैं? वी हैव टू डिफाइन कि इसमें फर्क तो करना होगा ना, सही सहाफत में और जद सहाफत में। हर जगह ये मयार मौजूद है कि यार आप बैलेंस रखते हैं। भट्टी साहब एक तो आज आप पास हो गए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कम से कम आपको पास कर दिया। नहीं आप भी पास हैं भाईजान। अच्छा मैं भी पास हूं। बात है हाँ पास है, मैं और आप दोनों पास हो गए। मैं और आप दोनों पास हो गए। बात यह है भाईजान, पहली बात तो यह है कि आसमा शराजी साहबा से आप मंसूर भाई गवाह हैं कि हम हमेशा, हमारा दोनों का इख्तलाफ होता है पॉइंट ऑफ व्यू का, और हम बहुत दफ़ा बहस भी की है, मेरी बहनों की तरह हैं। मैं कभी भी, मेरे वहमो गुमान में भी ये नहीं आ सकता कि वो पैसे लेके उन्होंने कुछ करती होंगी या किया होगा। अच्छा किया उन्होंने वो नोटिस भिजवा दिया। दूसरी बात ये है कि ये जो आप पीका कानून के अली भाई कह रहे हैं कि हम, मैं मान लेता हूँ, मैं इसके हक में हूँ कि मुराद सईद पर ज़ाती किस्म के इल्ज़ामात, किसी को कोई हक नहीं। और रिहाम खान मैं मान लेता हूं, हमारे दीन कहता है कि मर्द खामंद बीवी के लिए, बीवी खामंद के लिए लिबास की मानद होती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि 9-10 महीने या साल की शादी के बाद रिहाम खान को इस तरह की किताब लिखने की क्या जरूरत पड़ी, और फिर उसका हवाला देना तो और भी शर्मनाक है। जादू टोने, जादूगरनी, ये भी नहीं होना चाहिए। बीवी लैदगी हो गई, ये भी नहीं होनी चाहिए। बनी गाला में गलत काम हो गए, ये भी नहीं होना चाहिए। फेक न्यूज़, झूठी खबर, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सबको मानना चाहिए। खातून अव्वल की भी इज्जत है, बेगम कलसूम नवाज साहबा की भी इज्जत है, और बहसियत खातून मरियम नवाज साहबा की भी इज्जत है। भट्टी साहब अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो। शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, जावेद अब्बासी साहब और अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन टाइम की कमी, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।